हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम प्रमाण किस काल से मिलते हैं। तो इसका सही जवाब है पूरा पाषाण काल से। भारत में जो मानव जीवन के प्राचीनतम प्रमाण है वो पूरा पाषाण काल से मिलते हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार किससे बने थे। तो इसका सही जवाब है पत्थर से। पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख औजार है वो पत्थर से बने थे। अगला प्रश्न अग्नि के उपयोग का प्रथम प्रमाण किस काल में मिलता है। तो वो मिलता है पूरा पाषाण काल में। अग्नि के उपयोग का प्रथम प्रमाण जो है वो पूरा पाषाण काल में मिलता है। अगला प्रश्न मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो वो थी माइक्रोलिथिक औजार। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी माइक्रोलिथिक औजार। अगला प्रश्न नवपाषाण काल की प्रमुख खोज क्या थी। तो इसका सही जवाब है कृषि। नवपाषाण काल की प्रमुख खोज थी कृषि। अगला प्रश्न मेहरगढ़ स्थल किस काल से संबंधित है। तो वो नवपाषाण काल से संबंधित है। मेहरगढ़ स्थल जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ। तो वो हुआ तांबा धातु का। ताम्रपाषाण काल में तांबा धातु का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई। तो वो है सिंधु घाटी में। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है। तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग कितना माना जाता है। तो है 3300 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो वो है राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने की है मोहनजोदड़ो की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। तो वो थे लोहा धातु से। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लोहा धातु से अपरिचित थे। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो वो चित्रलिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था। तो वो था लोथल बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य में था। लोथल बंदरगाह। अगला प्रश्न ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है। तो वो है मोहनजोदड़ो से संबंधित। ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। अगला प्रश्न धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो वो है गुजरात राज्य में। धोलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो आधारित थी कृषि पर। हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर आधारित थी। नेक्स्ट हड़प्पा नगरों की योजना कैसी थी। तो वो थी ग्रिड पद्धति की। हड़प्पा नगरों की जो योजना थी वो ग्रिड पद्धति की थी। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने थे। तो वो बने थे पक्की ईंट से। हड़प्पा सभ्यता की जो घर है वो पक्की ईंट से बने थे।
अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? तो वो घोड़ा को नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो घोड़ा पशु को नहीं जानते थे। नेक्स्ट, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 2 भाग में बांटा गया है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था? तो वो थे इंद्र। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे इंद्र। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो वो 10 मंडल है टोटल। और ऋग्वेद में 10 मंडल है और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी सबसे पुराना वेद? तो वो आता है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि गाय की अघन्या किस वेद में कहा गया है? गाय को अघन्या ऋग्वेद में कहा गया है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो वो धातु थी लोहा। उत्तर वैदिक काल में लोहा धातु जो थी वो प्रमुख धातु थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो इसका सही जवाब है वैदिक काल की। सभा और समिति जो थी वो वैदिक काल की संस्थाएं थी। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट विकास किस काल में हुआ? तो वह उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था का जो स्पष्ट विकास है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। नेक्स्ट है कि महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। महाजन पदों की जो संख्या है वो 16 थी। नेक्स्ट है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो वह है राजगृह। मगध की राजधानी थी राजगृह। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो वह है गया में। बोध गया में हुई थी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सही जवाब है सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो है वैशाली में। महावीर का जन्म हुआ वैशाली में। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी, यानी वर्धमान महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो उसे आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को आगम कहते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है वो थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? तो ब्राह्मी, खरोडी और आरामी, ये तीनों लिपि में थे अशोक के शिलालेख, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो है दया नदी के तट पर। कलिंग युद्ध जो है वो दया नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वह है देवानामप्रिय। अशोक के अभिलेखों में उसे देवानामप्रिय नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो वो सम्राट यानी राजा स्वयं होते थे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस स्तंभ में है? तो वो है प्रयाग प्रस्थि। प्रयाग प्रस्थि में है
समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन। नेक्स्ट, गुप्त काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग यानी स्वर्णिम युग से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ? तो वो हुआ था गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय का जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत कौन था? तो सही जवाब है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था, यानी पहला विदेशी यात्री था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इंडिका ग्रंथ के लेखक थे मेगास्थनीज। याद रखना है, इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वो कलिंग युद्ध था, जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध में इतना खून खराबा हुआ कि अशोक का उससे हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अहिंसा का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। नेक्स्ट है कि अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मेन उद्देश्य था नैतिक आचरण। अशोक का जो धम्म का मुख्य उद्देश्य था नैतिक आचरण। अगला प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेख की सामग्री से बने हैं? तो वो बने हैं पत्थर से। अशोक के स्तंभ लेख जो है वो पत्थर की सामग्री से बने हैं। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में समातहर्ता का कार्य क्या था? तो वो था कर संग्रह का। कर संग्रह का था समाहर्ता का कार्य। नेक्स्ट, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था स्पास। मौर्य काल में गुप्तचरों को स्पास कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो सही जवाब है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट, मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो वो चाणक्य ने लिखा था। मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है वो है बृहद्रथ। नेक्स्ट, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में मिलता है पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख। नेक्स्ट, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था वासुदेव कण्व। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव कण्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवाहक वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो वह है सिमुख। सातवाहन वंश का संस्थापक जो है सिमुख को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो है नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति में है गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन। नेक्स्ट है कि सातवाहन काल में प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो वो थी प्राकृत। सातवाहन काल में प्रचलित भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट, पश्चिमी क्षत्रपों का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन था। अब अगला प्रश्न है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो वो है रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन शासक से संबंधित है। नेक्स्ट, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस था कुषाण वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पुरुषपुर में। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर में। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? तो वो हुई थी कनिष्क के काल में। चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट,
महायान बौद्ध धर्म का विकास किस काल में हुआ? तो वो कुषाण काल में हुआ। महायान बौद्ध धर्म का जो विकास है वो कुषाण काल में हुआ। नेक्स्ट, कनिष्क के काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन था? तो वो नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, ये तीनों थे बौद्ध विद्वान। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है बुद्ध चरित। अश्वघोष द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम है बुद्ध चरित। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को। वैसे तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, लेकिन वास्तविक तौर पर माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? तो वो था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो वो विसेंट ए स्मिथ ने। विसेंट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट, प्रयाग प्रस्थि की रचना किसने की? तो वो हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रस्थिति की रचना जो है वो हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो वो था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था विक्रमादित्य। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्राचीन चीनी यात्री कौन आया था? तो वो फाहान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध चीनी यात्री था फाहान। नेक्स्ट, फाहान ने भारत में किस धर्म का अध्ययन किया? तो वो बौद्ध धर्म। फाहान ने भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। नेक्स्ट, गुप्त काल में भूमि दान को क्या कहा जाता था? तो उसे अग्रहान कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि दान को अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रयुक्त स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? तो उसे दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में प्रयुक्त स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल में विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था नालंदा में। गुप्त काल में विश्वविद्यालय था स्थित नालंदा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिदास किस काल से संबंधित थे? तो सही जवाब है गुप्त काल से। कालिदास जो थे वो गुप्त काल से संबंधित थे। नेक्स्ट, कालिदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये तीनों जो है वो कालिदास की कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन थे? तो वो थे चरक। चरक थे चरक संहिता के लेखक। अगला प्रश्न है कि सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो वो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है, दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? तो वो गुप्त काल में हुआ। दशमलव प्रणाली का जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट, शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो वो हुआ है गुप्त काल में। शून्य का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट, शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है देउलगढ़ में। दशावतार मंदिर जो है वो देउलगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं है वो बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट, गुप्त काल की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब है वो थी संस्कृत भाषा। गुप्त काल की प्रशासनिक भाषा जो थी वो थी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया? तो वो हुन को। स्कंदगुप्त ने हुन आक्रमणकारी को पराजित किया। नेक्स्ट, हुन आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य को सर्वाधिक क्षति किसके काल में हुई?
तो वो हुई थी स्कंदगुप्त के काल में। याद रख लेना है ये पॉइंट्स को कि हुन आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य को सर्वाधिक क्षति जो है वो स्कंदगुप्त के काल में हुई। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो वो था नगराध्यक्ष। गुप्त काल में नगर प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी था वो था नगराध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो वो था वर्धन वंश से संबंधित। हर्षवर्धन जो था वो वर्धन वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो वो थी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। अगला प्रश्न है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है वानभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक थे वानभट्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में रख लेना अच्छी तरह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन भारत आया था? तो वो था हेनसांग। हर्षवर्धन के समय हेनसांग जो है वो चीनी यात्री था जो कि भारत आया था। नेक्स्ट, हेनसांग ने हर्षवर्धन को किस नाम से संबोधित किया था? तो वो था शिलादित्य नाम से। हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था बौद्ध धर्म का। हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी प्रयाग में। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित बौद्ध सभा जो है वो प्रयाग में हुई थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक संरक्षण किस शासक ने दिया? तो वो कुमार प्रथम ने दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जो सर्वाधिक संरक्षण है, जो उसका बचाव है, वो कुमार गुप्त प्रथम ने उसे दिया था। नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो वो था गुजरात राज्य में। वल्लभी विश्वविद्यालय जो था वो था गुजरात राज्य में स्थित। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है नागानंद। हर्षवर्धन द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है नागानंद। नेक्स्ट, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके नाटक है? तो वो हर्षवर्धन के नाटक है। रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है वो हर्षवर्धन के नाटक है। नेक्स्ट, हर्ष के समय प्रसिद्ध विद्वान कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा वानभट्ट। हर्ष के समय प्रसिद्ध विद्वान था वानभट्ट। नेक्स्ट, हर्षकालीन प्रशासन में भूराजस्व का मुख्य अधिकारी कौन था? तो वो था गोप। उसे गोप कहते थे। भूराजस्व मुख्य अधिकारी को कहा जाता था गोप। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का पहला महान शासक किसे माना जाता है? तो वो है राजराज चोल को। राजराज चोल को दक्षिण भारत का पहला महान शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सातवाहक वंश के बाद दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति कौन बनी? तो वो बनी थी चालुक्य। सातवाहक वंश के बाद चालुक्य जो था वो प्रमुख शक्ति बनी थी। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन किसने किया है? तो वह रवि कीर्ति ने किया है। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का जो वर्णन है वो रवि कीर्ति ने किया है। अगला प्रश्न है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो सही जवाब है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। नेक्स्ट, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो वो थी कांची, यानी कांचीपुरम। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कांची। नेक्स्ट, पल्लव काल का महान शासक कौन था? तो वो था नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन था पल्लव काल का महान शासक, नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट,
महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो बनाए गए थे पल्लव वंश के द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है वो पल्लव वंश ने बनाए थे। नेक्स्ट, रथ मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो वो हुआ था द्रविड़ शैली में। रथ मंदिरों का निर्माण जो है वो द्रविड़ शैली में हुआ। नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन प्रथम किस धर्म के बाद से जुड़ा? तो वो शैव। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो शैव धर्म से बाद में जुड़ा। नेक्स्ट, मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम थे मत्तविलास प्रहसन के लेखक। नेक्स्ट है कि चोल वंश का प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? तो वो था उरैयून। उरैयूर था चोल वंश का प्रारंभिक केंद्र। नेक्स्ट, प्रारंभिक चोल शासकों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह है संगम साहित्य में। प्रारंभिक चोल शासकों का जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में मिलता है। नेक्स्ट, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तो वो रचित है तमिल भाषा में। संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में रचित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि संगम काल की सभा को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था संगम। संगम काल की सभा को संगम कहा जाता था। नेक्स्ट, संगम काल में सर्वाधिक महत्व किस व्यवसाय को था? तो वो था कृषि को। संगम काल में सर्वाधिक महत्व जो था वो था कृषि को। नेक्स्ट, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो सही जवाब है मदुरै। पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो थी मदुरै। नेक्स्ट, चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी वांजी में। चेर वंश की राजधानी थी वांजी में। नेक्स्ट, संगम काल में प्रयुक्त सिक्कों पर किसका प्रभाव था? तो वो रोमन का प्रभाव था। संगम काल में प्रयुक्त सिक्कों पर रोमन का प्रभाव था। नेक्स्ट, भारत में लोहे का व्यापक प्रयोग किस काल में हुआ? तो वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। भारत में लोहे का जो व्यापक प्रयोग है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो वो थे पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। नेक्स्ट, पतंजलि का महाभाष्य किससे संबंधित है? तो वो है व्याकरण से। पतंजलि का महाभाष्य जो है वो व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, रामायण के रचयिता कौन थे? तो वो थे वाल्मीकि। रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो वो है वेद व्यास। महाभारत के जो रचयिता है वो वेद व्यास माने जाते हैं। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो है टोटल 18। पुराणों की संख्या जो है वो टोटल 18 है। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो वो समाज एवं कानून से संबंधित है मनुस्मृति। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो वो आर्यभट्ट, वारामिहिर और ब्रहगुप्त, ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी कहता है कि सभी, ए बी सी सभी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, आर्यभट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? तो वो है आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट की प्रमुख कृति जो है वो है आर्यभट्टीय। नेक्स्ट, वरामिहिर की रचना कौन सी है? तो वो है बृहत संहिता। बृहत संहिता है वारामिहिर की रचना। नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्त किस काल से संबंधित थे? तो वो गुप्तोत्तर काल से संबंधित थे, ब्रहगुप्त। नेक्स्ट, लीलावती के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा था? तो वो था सिल्क रोड, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, किसने जारी की थी? तो वो थे कुषाणों ने।
भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने शुरू की थी। नेक्स्ट, प्रयाग प्रस्थित किस शासक से संबंधित है? तो वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में ग्राम प्रशासन का प्रधान कौन था? तो वो था ग्रामीक। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन का प्रधान था ग्रामीक। नेक्स्ट, भारत में मंदिरों में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचार किस काल में हुआ? तो वो हुआ था गुप्त काल में। भारत में मंदिरों में मूर्ति पूजा का जो व्यापक प्रचार है वो हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल की कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो वो है अजंता चित्रकला। गुप्त काल की कला का सर्वोत्तम उदाहरण है अजंता चित्रकला। नेक्स्ट, स्वर्ण युग की संज्ञा किस काल को दी गई है? तो वो है गुप्त काल को। गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, उसे स्वर्णिम युग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? तो वो था गुरुकुल। प्राचीन भारत में शिक्षा का जो प्रमुख माध्यम था वो गुरुकुल था। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चन देखे जो कि आधारित थे प्राचीन इतिहास पर आधारित। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।